नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी केजरीवाल के अयोध्या दौरे के दौरान उन पर हमले की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं को दर्शन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि दिवाली से महापर्व से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। इस बात की जानकारी मिली है कि इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए बीजेपी साजिशें रचने की कोशिश में लगी है। आपने देखा होगा कि भड़काने वाले बयान आ रहे हैं। मैं यूपी सरकार से और मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतों से बाज आए, दर्शन में विघ्न डालने की प्रवृत्ति से बाज आए। हमेशा अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने पर रोक लगाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का बीजेपी को डर है। राजीव तिवारी मेरे संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कहेंगे? रामलला के दर्शन को लेकर के भी अब सियासत तेज हो चुकी है। संजय सिंह सीधे तौर पर हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर आया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रामलला के दर्शन को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहीं न कहीं दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं और कहीं न कहीं 26 अक्टूबर को ही वो दर्शन करेंगे अयोध्या के अंदर। तो सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं इसमें अब राजनीति का रुख नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं कहते हैं वैभव जी जिन्होंने इस तरीके से जानकारी दी है कि यूपी सरकार की बात करें या भाजपा की बात करें तो वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के जो अयोध्या दौरा है उसके अंदर कहीं न कहीं विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि यूपी के अंदर जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उनके जो रास्ते हैं या उनको बंद किया जा सकता है या फिर उनको मंदिर तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। मगर इस तरीके की जानकारी जो है वो अभी सूत्रों के हिसाब से है, ना कि धरातल पर। क्योंकि भाई भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं मिला है और मगर ना ही ये कहा गया है कि वो रास्ता रोकेंगे या फिर अयोध्या का अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते। मगर जिस तरीके से आज का सियासी माहौल जो बना हुआ है यानी कि राजनीति बनी हुई है कहीं न कहीं 5 राज्यों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है तो कहीं न कहीं उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से बयानबाज़ी की जा रही है। खुद संजय सिंह की तरफ से भी कहीं न कहीं आरोप लगाए गए कि भाजपा जो है वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के रास्ते में रोड़ा बना सकते हैं और कहीं न कहीं रोका जा सकता है उनको। और अयोध्या के अंदर दर्शन यानी कि रामलला के जो दर्शन होंगे वो करने नहीं दिए जाएँगे। तो कहीं न कहीं साफ ज़ाहिर है इससे राजनीति की झलक ज़रूर देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं राजनीति के साथ-साथ कहीं न कहीं ये समझना होगा दर्शन सबके लिए है, भगवान सबके लिए हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है रामलला को लेकर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि दर्शन नहीं करने दिए जाएँगे अरविंद केजरीवाल को और भाजपा जो है वो कहीं न कहीं उनको उसके उनके रास्ते में रोड़े अटकाएगी। तो कहीं न कहीं साफ ज़ाहिर है, इससे राजनीति ही नज़र आ रही है और भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं नज़र आया है। जी। बिल्कुल राजीव, एक बड़ा सवाल है कि किन कारणों के चलते आखिरकार संजय सिंह ने इस प्रकार का बयान दिया है, क्योंकि इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों से बड़े बड़े नेता जो हैं रामलला के दर्शन करने के लिए गए हैं। खासकर जब से राम मंदिर पर फैसला आया है उसके बाद से, चाहे मैं उद्धव ठाकरे की बात कर लूँ, चाहे बाकी राजनीतिक दलों की बात कर लूँ, सब गए हैं दर्शन करने के लिए। और यूपी सरकार ने अभी तक किसी के भी दर्शन पर ऐतराज़ नहीं जताया है। खुद संजय सिंह भी हालिया ही समय में होकर के आए हैं रामलला के दर्शन करके, उन्हें भी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, बयानबाजियां जरूर सामने आई हैं, बयानबाजियों का दौर जरूर गर्माया, लेकिन विघ्न किसी प्रकार का दर्शन में आया हो अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें संजय सिंह की तो संजय सिंह खुद रामलला के दर्शन करके आ चुके हैं और उनके जब रास्ते में कोई बाधा नहीं डली तो फिर अरविंद केजरीवाल के रास्तों में बाधा क्यों डालेंगे भाजपा के नेता? मगर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो संजय सिंह ने भी कहा कि यूपी सरकार जो है या फिर क्या कहें योगी सरकार जो है वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के रास्तों में रोड़े अटका सकते हैं। जब बाकी राज्यों के जो नेता हैं वो या फिर बड़े जो सीएम हैं या फिर और नेता जो हैं, जिस तरीके से अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन भी किए हैं, हनुमान वाटिका भी गए हैं और लगातार कहीं न कहीं कोशिश यही की गई है कि हनुमानगढ़ जाकर कहीं न कहीं दर्शन किए जाएँ और हर तरीके से उनके रास्तों में कोई भी अभी तक जो बाधा नहीं आई, खुद संजय सिंह के रास्तों में कोई बाधा नहीं आई, तो फिर अरविंद केजरीवाल के रास्तों में बाधा क्यों आएगी? ये संजय सिंह से सवाल ज़रूर बनता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं राजनीतिक रुख बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव है, उसके
साफ जाहिर होता है उससे तो कहीं न कहीं सिर्फ राजनीति की जा रही है और कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ करें बात जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से अभी तक किसी भी नेता के लिए या फिर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अभी तक रास्तों में रोके नहीं गए हैं। यानी कि कहीं अयोध्या जो भी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए उनके रास्तों में कोई भी रुकावट नहीं बनाई गई है। यहाँ तक कि दर्शन जो है वो बिल्कुल आराम से किए गए। खुद संजय सिंह के भी दर्शन जो थे वो बिल्कुल भी आराम से किए गए। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी रास्ते में ऐसे कोई बाधा नहीं है। मगर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उससे तो सिर्फ राजनीति ही होती हुई झलकती हुई नजर आ रही है। जी। राजीव जी, तो यहाँ यहाँ एक बार फिर यही माना जाए कि रामलला के नाम पर सियासत जो है गरमाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सीधी साफ बात है कि अभी तक अगर यूपी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली गई, क्योंकि देखिए विघ्न डालना एक अलग बात हुई कि रैली रोक दी जाए या प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, लेकिन सांसद संजय सिंह की तरफ से हमले का आरोप लगाया गया है और हमला अपने आप में एक बड़ा बड़ा आरोप है, किसी भी तरीके पे संगीन आरोप कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर लगाया गया। कारण क्या समझे जाए? केवल सियासत चमकाना? ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रास्तों में बाधा डालने के लिए बात की गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अयोध्या आएंगे तो भाजपा के जो बड़े नेता है कहीं ना कहीं उनके रास्तों में रुकावट डालेंगे, यहाँ तक कि हमला करने की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी की गई है और कहीं ना कहीं इस तरीके का आरोप लगाया कि हमला भी किया जा सकता है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हर तरीके से सिर्फ राजनीति की जा रही है। क्योंकि भगवान का जब नाम लिया जा रहा है या तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि जो कोई भी मंदिर आता है तो उनके लिए सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आम जनता हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाती है कि भगवान जो है वो सबके लिए बराबर है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रैली निकालने की, अगर रैली के द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ी रैली निकाली जाती है और कहीं ना कहीं सारे ही लोग एक साथ दर्शन करने चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी बना के रखनी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह दोबारा से जाते हैं कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो उनको कोई भी बाधा नहीं होगी और बड़े लश्कर के साथ जरूर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी कटौती जरूर की जाएगी, थोड़े से लोगों को जरूर रोका जाएगा, मगर सबको रोकना इतना मुश्किल नहीं है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बनाई गई है। और लगातार अभी तक यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार की तरफ से अभी तक इस तरफ कोई भी रुख होता हुआ नजर नहीं आया, ना ही कोई बड़ा बयानबाजी होती हुई नजर आई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं रामलला का नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ चुनावी स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि आज ही दर्शन करने हैं तो कब तक का प्लान है? क्या कुछ जो है डे प्लान रहेगा आज? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आज की, तो यानी कि 26 अक्टूबर को जिस तरीके से अयोध्या पहुंचेंगे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और लगातार कहीं ना कहीं खुद संजय सिंह भी साथ में हो सकते हैं, वैभव जो है जो प्रवक्ता हैं यूपी के वो भी साथ में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको नहीं रोका जाएगा, ये खुद स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय सिंह ने पहले कहना है दर्शन किए थे, तो जब उनको नहीं रोका गया और राज्यों की बात करें तो जो और राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे तो उनको नहीं रोका गया, तो फिर अरविंद केजरीवाल को ही रोकने का कारण क्या है? मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि उनको रोका जाएगा और उनके ऊपर हमला हो सकता है, ये बड़ा बयानबाजी जरूर की गई है संजय सिंह की तरफ से भी। मगर कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जब किसी भी को भी नहीं रोका जा रहा है तो सिर्फ इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थे। और यूपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा बयान होता हुआ नजर नहीं आया है। जी बिल्कुल राजीव, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि देखिए आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में अपने आप एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आज तक सियासत का रहा है वो प्रभु भगवान श्री राम ही रहे हैं। पहले राम मंदिर का मुद्दा हुआ करता था, अब राम मंदिर बन जाने का मुद्दा है, किसकी वजह से फैसला आया है इसका मुद्दा है, दर्शन का मुद्दा है, कौन ज़्यादा मानता है कम मानता है इसका मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि 2022 का चुनाव भी एक बार फिर भगवान श्री राम के नाम से निकाला जाएगा, चाहे किसी भी दल की बात कर लें? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं अयोध्या जब मैटर चल रहा है जैसे सॉल्व हुआ था तो कहीं ना कहीं बड़े बयानबाजी आई थी और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई थी कि जो 70 साल में अयोध्या कह सकते हैं रामलला का मंदिर नहीं बना वो अब बनेगा। मगर जिस तरीके से मंदिर बना और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब दर्शन करने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव होंगे विधानसभा के 5 राज्यों के, वो कहीं ना कहीं अब अयोध्या यानी कि रामलला के नाम से ही कहीं ना कहीं उसकी
शुरुआत होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से अभी कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल दर्शन करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी की जा रही है। मगर अभी तक ये चीज समझनी होगी कि भाजपा की जो सरकार है, या चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर और राज्यों की हो, उनकी तरफ से अभी तक रामलला को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की है। तो सिर्फ ये समझना होगा कि राजनीति का मोहरा ही बनाया जा रहा है सिर्फ राम को। तो कहीं राम को नाम को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, ये नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि रामलला के नाम को इस्तेमाल किया जाता था या फिर अयोध्या के नाम को इस्तेमाल किया जाता है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर ही चुनाव के वोटिंग जो प्रक्रिया है वो करी जाएगी और जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए भगवान नाम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मगर यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके के नामों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह पे है, भगवान का जो रुख है वो अपनी जगह पर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे साफ जाहिर है 2022 के अंदर भगवान राम का नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक अहम बात है क्योंकि देखिए आस्था का केंद्र भगवान श्री राम को माना जाता है और यही बड़ा कारण भी रहा कि आज तक सियासतदार इनके नाम का बड़ा इस्तेमाल करते सियासत के लिए है। लेकिन अगर एक बात कही जाए राजीव जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहचान आम जनमानस के मुद्दों से हुआ करती थी, और अब मैं थी शब्द इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अक्सर जगहों पर एजेंडे बदले जा रहे हैं। आस्था पर भी अपना एक अलग मोर्चा जो है आम आदमी पार्टी लेती नजर आ रही है, तो क्या समझा जाए, फॉर्मेट बदल दिया है आम आदमी पार्टी ने अपना? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी, खुद अरविंद केजरीवाल ने हम्म। कहा था कि ये आम आदमी की पार्टी है और लगातार इसको कहीं न कहीं आम व्यक्तियों तक ही जोड़ा जाएगा। मगर जिस तरीके से अब प्रक्रिया बदलती नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी की, तो हम्म। कहीं न कहीं चुनावी के स्टंट को लेकर कहीं न कहीं जो प्रक्रिया थी वो बदल दी गई है। लगातार कहीं न कहीं जो हमला करने का तरीका है वो बदल दिया गया है। और हम्म। यहाँ तक कि जो इनका जो कह सकते हैं व्हाइट कलर का जो एक लोगो हुआ करता था जिसके ऊपर झाड़ू की निशान नज़र आता था, वो अब कह सकते हैं ना, वो भी कलर बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि जो राजनीति पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदले और कहीं ना कहीं बड़े रुख की तरफ नजर आए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अब हर तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति का रुख बदला जा रहा है, आम जनता की तरफ से कहीं ना कहीं वीआईपी लेवल की तरफ जाते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमला करने का तरीका है या फिर बड़े पॉलिटिकल पार्टियों को घेरने का तरीका है वो कहीं ना कहीं उसी आधार पर है जिस तरीके से बड़ी पार्टियां करती है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो अपने आप को एक बड़े नेशनल लेवल पर लेके आना चाहती है और उसी तरीके से कोशिश भी की जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, दिल्ली के अंदर तो पहले भी सत्ता इनकी हासिल हो चुकी है। तो मगर कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बड़े रुख पर जाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो किसी भी रास्ते को अपनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी मुझसे जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है जो सामने आ रहा है कि रामलला का मुद्दा बना करके सियासत चमकाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आज दर्शन करने के लिए केजरीवाल जाएंगे, देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का विघ्न डालने का प्रयास जो है यूपी सरकार की तरफ से किया जाता है। यहाँ रुकिन छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस को जानकारी देते हुए कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से जो वैट लगाया गया है उससे बाकी राज्यों के मुकाबले पंजाब में तेल कीमतें ज़्यादा हैं, जिससे कि लगातार विरोध है। परमजीत सिंह दुआबा, अध्यक्ष एसोसिएशन की तरफ से बताया गया कि हमारी बैठक 2 दिन पहले लुधियाना में हुई थी, जिसके बाद हमने ये फैसला लिया है कि पंजाब सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की थी, जिसमें कि वैट पड़ोसी राज्य से ज़्यादा दाम रहता है। उसके चलते पहले मनप्रीत बादल ने वैट कम किया था और कोविड के चलते पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया गया, जिससे कि अब एक बार फिर पंजाब में दाम पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है, जिसमें कि 38 रुपये थे और अब 2017 में जो कमीशन था आज भी वही है और हमारा कमीशन सिर्फ 2% है। लेकिन हालात ये है कि आज खर्च बढ़ चुका है, जिसमें कि पंप बंद हो रहे हैं, जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम पंप अपने विरोध के चलते 7 नवंबर से 21 नवंबर तक सुबह 7 से लेकर के 5 बजे तक केवल पेट्रोल पंप्स खोलेंगे। अगर फिर भी पंप मालिकों की बात सरकार ने नहीं मानी तो 22 तारीख से पंजाब में पूर्ण रूप से पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें कि वादे में हम बैठकर बुलाकर फैसला लेंगे, जिसकी केंद्र को भी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा कमीशन 5% किया जाए।
अमित कुमार मेरे संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ी चेतावनी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। 7 से लेकर के 21 नवंबर तक जो है टाइम ड्यूरेशन पर रखा गया है। 22 तारीख से पूर्ण बंद का ऐलान कर दिया गया है। क्या कारण है इनके? अगर हम कहें कि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब की तरफ से सीधे तौर पे वार्निंग दी गई है। उनने कहा, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब में जो एडिशनल वैट लगता है वो पड़ोसी सूबों से ज्यादा है। चाहे वो हिमाचल की बात कर लें, चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, चाहे फिर हम चंडीगढ़ की बात कर लें, तीनों ही जगहों में पंजाब से सस्ता तेल मिल रहा है वैट के चलते। जिसके चलते जो, अगर हम कहते हैं कि जो लोगों ने पेट्रोल उनके पास डलाना था, क्योंकि लोग अपने पंजाब में ना डलवा के सीधा ही बाउंड्री स्टेट्स में चले जाते हैं या फिर हम क्या हरियाणा हिमाचल में चले जाते हैं, तो सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो वैट है उसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हिमाचल की हम बात करें तो वहां पे वैट कम है, चंडीगढ़ की बात करें वहां पे वैट कम है, पंजाब से हम हरियाणा की बात करें वहां पे वैट कम है। तो इसके चलते सीधे तौर पे पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स को मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आम जनता उनके पास, या हम आम जनता से थोड़ा हटके अगर हम कहें, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जिनकी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल करना है, वो इनके पास तेल ना डलवा के हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में जाके तेल डलवाते हैं, जिससे इनको लगातार नुकसान हो रहा है। एक जानकारी दी गई थी कि ऑन एन एवरेज अगर सभी पेट्रोल पंप के मालिकों की बात करते हैं कि एक पेट्रोल पंप से 117 लीटर गैलन कुछ तेल की बात की गई थी उनकी तरफ से, पर पंजाब की एवरेज लगातार कम होती जा रही है। ये 109 के करीब पहले थी और अब ये घट के 95 के करीब आ चुकी है, जो लगातार घट रही है। तो वही अगर मैं हिमाचल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पे ये एवरेज 100 से ऊपर लगभग 90%, 70 से 90% पेट्रोल पंप्स में है, जबकि पंजाब में ये एवरेज सिर्फ 10 से 20% ही पेट्रोल पंप्स में। तो उन्होंने सीधे तौर पे एग्जांपल दिया। ऐसे में उनको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपने खर्चे बचाने के लिए, कि खुद को प्रॉफिट में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, या फिर सिर्फ पेट्रोल पंप चलाने के लिए अपने खुद के प्रॉफिट से इन्वेस्ट अप करना पड़ रहा है सभी पेट्रोल पंप मालिकों को। तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हमने सरकार से गुहार लगाई है कि पंजाब में वैट एटलीस्ट कम कर दिया जाए, या फिर अगर ज्यादा कम ना करे तो अपनी पड़ोसियों के बराबर कर दिया जाए, चाहे हिमाचल के बराबर चाहे हरियाणा, ताकि जो उनके खुद के लोकल कस्टमर्स हैं या फिर हम कहें जो लोकल पेट्रोल भरवाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, तो उन्हीं के पास से पेट्रोल लेके जाए, ना कि दूसरी जगह से, तो एटलीस्ट वो खुद को सस्टेन कर पाएंगे। तो वही दूसरी तरफ से उनकी तरफ से बार बार अपनी डीलर कमीशन की बढ़ाने की बात की गई है। डीलर कमीशन की हम बात करें तो 2% ये कांस्टेंट है, ये पूरे भारत में सभी डीलर्स को बराबर 2% ही मिलता है। इसको लेके उन्होंने ज्यादा टिप्पणी नहीं की, पर हाँ उन्होंने ये भी मांग की है कि 2% पुराना समय से, और इसको बढ़ाने की कोशिश अब बढ़ाने की मांग की जा रही है। पर आज से जब ऑल ओवर इंडिया जब तक इसकी डिमांड नहीं उठती तो शायद ये डीलर कमीशन नहीं बढ़ेगा। पर अब सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? बात यह है कि 21 तारीख के बाद पंजाब में पेट्रोल नहीं मिलेगा। मतलब 22 तारीख को पूरी तरह से सभी पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसे में सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो अभी का टाइम पीरियड है सुबह 7 से 5, ये भी एक बहुत थोड़ा टाइम पीरियड है। क्योंकि देखिए, अगर हम ऑन एवरेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री सारी दिन चलते हैं, सारी दिन सारी रात चलते हैं, और ऐसे में सिर्फ कुछ घंटों की मुराद होना कि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। क्योंकि मेजर अगर आम जनता ने भी तेल डलवाना है तो नॉर्मली 5 बजे के बाद जब वो जॉब से वापस आ रहे हैं या किसी फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, शाम को कहीं घूमने निकलते हैं, तब लोग शाम को तेल डलवाते हैं। मतलब पीक आवर्स में ही पेट्रोल पंप पंजाब के बंद कर दिए गए, तो इससे आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो पंजाब सरकार को भी अब बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी तरह इस मुद्दे को सॉल्व करे। जी बिल्कुल अमित, ये एक अहम बात है। 22 तारीख से क्योंकि पेट्रोल नहीं मिलेगा आम जनता को। देखिए, अभी तक तो जो चेतावनी दी गई है वो एक टाइम ड्यूरेशन की दी गई है कि इस ड्यूरेशन तक तो मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर चिंतन करेगी? क्योंकि यकीनन एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये एक अहम मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं तो सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। देखिए, बॉर्डर स्टेट्स को लेकर जरूर इनका चल रहा है कि लगातार वैट कम करे, वैट कम करे, उसके लिए वो अपनी गुहार उठाए। पर सवाल ये होता है कि पूरे पंजाब के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, इससे पंजाब के अंदर की इंडस्ट्रीज उनको नुकसान होगा। इससे जो आम जनता है, जो रेगुलरली अपनी गाड़ी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं जॉब पे जाने के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर ये जो 22 तारीख की कॉल है ये लंबी चली, एक दिन के लिए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मैनेज कर लेता है कि एक दिन पहले पेट्रोल डला लिया, या फिर नॉर्मली एक दिन 2-3 दिन का रिजर्व हर एक व्यक्ति के पास होता है अपनी गाड़ी में।
पर सवाल ये उठता है कि अगर ये लंबा चला, अगर 1 हफ्ते तक पेट्रोल पंप बंद रहे, तो पंजाब को कितना नुकसान होगा? क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पंप के मालिकों को नुकसान नहीं होगा जो पेट्रोल पंप बंद होंगे। इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा क्योंकि उनके लिए पेट्रोल, डीज़ल रेगुलर यूज़ होता है। इसमें किसानों को नुकसान होगा क्योंकि उनको पंप्स के लिए और अलग-अलग चीज़ों के लिए डीज़ल का इस्तेमाल करना होता है। आम जनता को पेट्रोल, डीज़ल दोनों की ज़रूरत होती है, उनको नुकसान होगा। ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों में जो विदिन पंजाब के अंदर है, जो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे आस-पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो अपनी गाड़ी में तेल नहीं डलवा पाएँगे, तो एक स्टैंड स्टिल की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा ध्यान से ले, क्योंकि अभी मुद्दा बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, और इसको कर्टेल किया जा सकता है। इसको लेके डिस्कशन की जा सकता है और इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। तो शायद 15 दिन की जो पहली कॉल दी गई है, ये अगर हम कहें कि 7 तारीख से 21 तारीख तक की जो कॉल दी गई है कि सिर्फ सुबह 7 से शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप खुलेंगे। इसी के दौरान पंजाब सरकार अगर मीडिएट कर लेती है, कोई हल निकाल पाती है, तो शायद पंजाब को इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अगर ये डिस्कशन उन दिनों में नहीं हो पाती है, तो पंजाब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं पेट्रोल पंप डीलर्स, पेट्रोल पंप मालिक, क्योंकि वो भी अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि जब पेट्रोल पंप ही बंद हो जाएंगे, तो पंजाब की इकॉनमी फिर कैसे चलेगी? क्योंकि एक तरह से सब कुछ ठप हो जाएगा। बिल्कुल। अमित, एक अहम चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि एसोसिएशन की तरफ से इस बात को रखा गया है कि कई जगहों पर जो है ऑलरेडी पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारे खर्चे भी बढ़े हैं, इसलिए हमें कमीशन ज़्यादा मिलना चाहिए। 2 से 5% करने की बात कही है, क्योंकि देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है जिसको उन्होंने रखा है कि कई जगहों पर बंद हो चुके हैं क्योंकि खर्चा वहन नहीं हो पा रहा है और दोबारा वही स्थिति आ जाएगी। इससे बेहतर है कि या तो आप हमें हमारा कमीशन बढ़ा दें या फिर हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड होना वही है। देखिए, सीधे तौर पे जो 2 ऑप्शन दिए गए थे, जो वैट कम करने का ऑप्शन था वो इसलिए कि देखिए जब वैट हटेगा तब रेट कंपैरेटिवली पड़ोसियों के बराबर आ जाएंगे। पर बिल्कुल। डीलर कमीशन का खुद का प्रॉफिट होता है कि देखिए हर कोई चाहता है कि उनकी कोई आमदनी हो। अगर कॉस्ट, क्योंकि देखिए लगातार उनकी तरफ से कहना जा रहा है कि जो मेजर कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंप मेंटेन करने का, चलाने का, चाहे वर्कर्स की बात करें, उनकी कॉस्ट की हम बात करते हैं कि जो वर्कर्स की सैलरी देनी है वो होती है। फिर खुद जो पेट्रोल पंप है उसको मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है और खुद टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत होती है। जहां पे पहले सरकार की तरफ से क्या है कि जो मेन कॉस्ट, जहां पे पहले पेट्रोल पंप को उनकी तरफ से बताया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ टैंक्स का मेन खर्चा आता है आपका, तो उसके लिए उन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे 2% रखा गया था। पर अब डीलर्स का कहना है कि अब कई और स्टेप्स आ चुके हैं, अब मेंटेन करके रखना पड़ता है। चाहे आप अपने पेट्रोल पंप की बात करते हैं, चाहे मीटर्स की बात करते हैं, चाहे वर्कर्स की बात करें, क्योंकि वर्कर जो वहाँ पेट्रोल पंप पे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी जाती है और वो टाइम टू टाइम बढ़ रही है। बिल्कुल। ऐसे में जो 2% का मार्जिन रखा गया था सभी डीलर्स के लिए, तो वो अब सफिशिएंट नहीं है। तो अब ये हालत बन चुकी है, डीलर्स का कहना है कि अब उन्हें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, अपने प्रॉफिट्स में से हम कैसे तौर पे कहें कि जो इनकी अपनी सेविंग्स थी उनको लगाना पड़ रहा है। इसलिए ये बात भी उनकी तरफ से जोर दी गई है कि इस एक फैक्टर भी, तो देखिए वैट कम करने से वो कंपटीशन में आ जाएंगे वापस, कि वो एटलीस्ट अपने जो उनके कस्टमर जा रहे थे वो उनके रिटेन हो जाएंगे। और जो जो इनके लिए सबसे बड़ी हम कहेंगे खतरनाक स्थिति बनी हुई थी पेट्रोल पंप के बंद होने की, वो एक तरह से होल्ड पे आ जाएगी। पर अगर इनको प्रॉफिट में आना है, अगर ये खुद की चाहते हैं कि कुछ इनका सिनेरियो और ज्यादा इंप्रूव हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट जो प्रॉफिट मार्जिन है उनको 2% से इंक्रीज किया जाए। डिमांड इनकी 5% की है, पर अब ये देखना होगा क्या इसको डिस्कस, क्यों देखिए ये ऑयल कंपनीज के बीच में डिस्कशन होनी है, ये बिल्कुल। सरकार के साथ नहीं होगी मार्जिन को लेकर। बिल्कुल। जो सर बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है जो पंजाब में सामने आने वाला। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार मेरे संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े थे। यकीनन सरकार को इस पहलू पर पहले विचार कर लेना चाहिए। जिस तरीके से अमित ने कहा, अब ये प्राथमिक दौर पर है, प्राथमिक दौर पर रोक ले गए तो फिर बेहतर स्थिति होगी, अन्यथा जटिलता का सामना सरकार को करना पड़ेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।
ब्रेक में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई फिल्म एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर खुद अब एनसीबी का शिकंजा कस चुका है। इस केस में एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर शैल के आरोपों में से समीर मुसीबत में फंस चुके हैं। इस गवाह ने दावा किया है कि एनसीबी के कुछ अधिकारी और अन्य लोगों के साथ मिलकर आर्यन खान को छेड़ने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। गवाह प्रभाकर ने इस आरोप पर संज्ञान लेते हुए एनसीबी मुख्यालय ने समीर के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। चीफ विजिलेंस अधिकारी इसकी खुद जांच करेंगे। सूत्रों के मुताबिक समीर को एनसीबी मुख्यालय ने दिल्ली तलब किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली से 3 अधिकारियों की टीम भी मंगलवार को मुंबई पहुंचेगी। जांच करने वाली टीम में एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह और अन्य 2 अधिकारी शामिल हैं। हालांकि दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने दावा किया है कि जांच के पहले इस बारे में किसी तरीके का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा है कि जांच से मुंबई में क्रूज पार्टी को लेकर चल रही जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सत्यप्रकाश सोनी मेरे संवाददाता मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े की अगर बात की जाए तो लगातार वो अपनी कार्रवाई से चर्चाओं में चल रहे थे। जिस तरीके से राजनीतिक दबाव उन पर डालने का प्रयास किया जा रहा था वो भी खुल करके सबके सामने आया। लेकिन अब जिस तरीके से प्रभाकर का एक बयान सामने आया है जिसमें धनुगाही की बात की गई है, 25 करोड़ रुपए की बात जो निकलकर सामने आई है, क्या लगता है आपको इस पर, क्योंकि अब जांच बैठ चुकी है? बिल्कुल काव्या जी, देखिए जिस तरह से प्रभाकर शाइन ने यह खुलासा किया है कि आर्यन खान को छुड़वाने के लिए 25 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें 18 करोड़ की डील फाइनल हुई थी। इस डील में 8 करोड़ रुपए जो है समीर वानखेड़े को देने थे। इतना ही नहीं, एक वीडियो के अलावा अब जो है शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि एक वीडियो नहीं, उनके पास 10 ऐसे वीडियो है जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक तार जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं यह बड़ा मामला होते जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनसीबी को लेकर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं। उस खुलासे में एक न एक कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है। अब यह कड़ी आई है सीधे तौर पर समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े का, जिसमें बताया गया है समीर वानखेड़े ने अपने आप को दलित बताकर आईआरएस की नौकरी हासिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर एसआईटी जांच करती है तो जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े की नौकरी तो जाएगी, उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। एक और अहम चीज है सत्यप्रकाश यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब समीर वानखेड़े की पत्नी भी खुल करके जो है मीडिया के सामने आ गई है, अपने पति का समर्थन करती नजर आ रही है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने भी मीडिया को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी कार्यशैली में सवाल खड़े करने हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ भी ड्यूटीज निभाई हैं वहां पर अच्छा कार्य किया है। और ये बात सब बहुत बखूबी जानते हो, और ऐसा नहीं कि केवल मैं ही एकमात्र अधिकारी हूं, मेरे परिवार से भी लोग अधिकारी रहे हैं और उनके कार्य पर भी कभी किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। और जिस तरीके से नवाब मलिक ने कहा था कि इस महीने के अंदर अंदर आपको आपकी ड्यूटी से हटवा दूंगा, मैं नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा मैं, तो क्या माना जाए कि उसी पहलू पर एक कड़ी की शुरुआत हुई है? देखिए, बिल्कुल नवाब मलिक ने सीधे तौर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है कहीं न कहीं मोर्चा खोल दिया। तमाम जानकारियां वो लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं और आए दिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें वो नए नए खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट का हवाला दिया है, उसमें तमाम जानकारियां शेयर की है। इस दौरान उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है जो समीर वानखेड़े की शादी की है। तो जाहिर तौर पर उनकी पत्नी और समीर वानखेड़े ने दोनों ने कहा है कि हाँ, उनके पिताजी पहले जो है मुस्लिम थे, फिर बाद में मराठी समुदाय से शादी की, तो तमाम चीजें खुद समीर वानखेड़े ने शेयर किया है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये हलचल लेकर जा रही है, क्योंकि कल पूरे दिन मुंबई में जो है सुर्खियां बने रहे प्रभाकर साइन ने सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच को यह इतला किया था कि उनके जान को खतरा है। उसके बाद जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनसे कल पूरे दिन पूछताछ की गई है। पूछताछ में तमाम जानकारी उन्होंने शेयर की है, वीडियो भी दिया है और तमाम सबूत भी दिया है। जाहिर तौर पर इस सबूत के आधार पर जो है जैसे ही ये पूरा मामला तुल पकड़ा, एनसीबी के जोनल हेड की तरफ से एक मैसेज आता है कि वह जो है मुंबई में 3 दिल्ली से अधिकारी आ रहे हैं, वो आगे की जांच करेंगे। लेकिन इस दौरान समीर वानखेड़े को तलब किया गया है दिल्ली में, वहां से पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे चल रहा है। इसको लेकर तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं समीर वानखेड़े की मुश्किलें तो बढ़ती हुई जा रहा है, लेकिन विपक्ष से यह कर रहा है कि आने वाले समय में वह समीर वानखेड़े के साथ खड़ा है
और समीर वानखेड़े के साथ युवा जोश जो है पूरी तरह से उनका समर्थन करेगा। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, ये एक अहम चीज़ है, क्या आर्यन खान केस से समीर वानखेड़े को हटाया जाएगा? ये सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में बढ़कर के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभाकर ने धनुकाही की बात की है, 25 करोड़ रुपए लेने की बात कही है कि इसके लिए जो लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था, इसके लिए पूरा मैटर जो है इतना आगे बढ़ा है, तो क्या समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से रिमूव किया जाएगा? देखिए, एसआईटी की टीम यह कहती है कि यह जांच का विषय है, इतना जल्दी फैसला सुना देना जल्दबाजी होगी। हालांकि जांच के बाद यह पता हो पाएगा, लेकिन समीर वानखेड़े ने जो हलफनामा एनडीपीएस कोर्ट को दिया था, एनडीपीएस कोर्ट ने सीधे तौर पर उनके हलफनामा को नामंजूर करते हुए सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। यानी कि अब कोर्ट की तरफ से भी कहीं कहीं समीर वानखेड़े को झटका लगा है। सीधे तौर पर समीर वानखेड़े की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि सीधा कहा गया है कि समीर वानखेड़े का पूरा जो मामला है, ड्रग्स का जो मामला है, वो हाई कोर्ट में है, तो जाए तो इस पे फैसला हाई कोर्ट ही सुना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया है, ऐसा माना जा रहा है समीर वानखेड़े के इस जांच से हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कही भी जा रही थी कि प्रेशराइज, अरे एक और गंभीर आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया है कि वो बॉलीवुड को अक्सर जो है टारगेट बेस पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कार्रवाइयां उन्होंने आज तक जो है फिल्मी सितारों के ऊपर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इन सभी पर करी है। तो क्या इस पर अभी तक कोई जवाब समीर वानखेड़े की तरफ से आया हो? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज ऐसा जानकारी है कि मुंबई पुलिस आज किसी भी वक्त समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। अगर ये मामला दर्ज होता है तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड सितारों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि बॉलीवुड सितारे इसी इंतजार में बैठे हैं कि समीर वानखेड़े फंसे और वो अपनी आवाज उठाना शुरू कर दे। तो जाहिर तौर पर अगर ये फैसला होता है तो आज से जो है बॉलीवुड के तमाम सितारे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि ये जाहिर सी बात है, लगातार ड्रग्स मामला आने के बाद समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के तमाम हस्तियों को जो है छेड़ा है, उनके ऊपर गिरफ्तारियां भी की है, ड्रग्स भी बरामद किया है, जैसा कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के साथ हुआ। तो जाहिर तौर पर तमाम जानकारियां एक के बाद निकलने वाली है, क्योंकि लगातार यह भी कहा जा रहा है अगर समीर वानखेड़े इस मामले से हटते हैं तो जाहिर तौर पर जो जांच का विषय है, जांच का मामला है, कोई और एंगल ले सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन अभी कयास लगाया जा रहा है कि समीर वानखेड़े को इस केस से हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो जांच की शुरुआत की गई है। जांच के लिए दिल्ली तलब किया गया है। 3 बड़े अधिकारी आज मुंबई पहुंचेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ आगे निर्णय लिया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के किसानों के आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को इसका आह्वान किया है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से 3 कानूनों को निरस्त करने और MSP प्राइस को लेकर के मांग की गई है। इसके साथ ही अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के भी उन्होंने मांग की, अपनी वैध मांगों की मंजूरी की बात कही है। और साथ ही इस पूरे आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर सिंघ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब सभी घटकों से 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध के साथ अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को तेज करने का आह्वान किया है। बयान में ये भी कहा गया है कि उस दिन पूर्व यानी 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बीच में जो है धरना और मार्च किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से देशव्यापी आंदोलन एक बार फिर देखने को मिलने वाला है। और मांगे बहुत सीधी और साफ किसानों की, 11 महीने क्योंकि उनके आंदोलन को हो चुके हैं, बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं। और अब अजय मिश्रा टेनी इनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज ये देशव्यापी आंदोलन। राजकुमार जायसवाल मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिनट से लाइव। राजकुमार, क्या कहेंगे, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान बुलाया गया है। सीधी तौर पर सरकार से एक मांग अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी, क्या कुछ और प्लान रहेगा संयुक्त किसान मोर्चे का? जी काव्या जी, आपको बता दें कि लगातार जो है किसान अपनी मांगों को लेके, जो उनकी मांगे हैं, किसान जो बिल है और जो
जो और चीजें हैं उनकी उन मांगों को लेकर जो है लगातार के अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए थे। और ऐसे में जो है ये लखीमपुर खीरी की जो घटना है, जो हिंसा हुई थी, उसके सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज जो है किसान पूरे तरीके से जो है फिर से धरना प्रदर्शन के मूड में है और जो है ज्ञापन देंगे। तो इसको लेकर जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी कमर कस ली है। 11 बजे से 2 बजे तक इनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जाएगा। जी बिल्कुल। एक और अहम सवाल यहाँ पर बनता है अगर बात की जाए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा बार बार अजय मिश्रा टेन्यू की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उनका सीधा कहना है कि 120B के तहत वो भी आरोपी हैं, उन पर क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बड़ा आरोप है। लेकिन जो बाकी सरकारी पहलू की अगर बात करूं या फिर जुडिशियल प्रोसेस की बात करूं, उससे इतर जो सरकार की गवाहियां हैं या मंत्रियों के बयान हैं, वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही, जांच चल रही, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको, इस पे भी हस्तक्षेप करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जिस प्रकार से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं वो जो है सुनवाई भी, आज उसकी सुनवाई भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और अगर बात हो रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे की तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है, लेकिन वहीं पर उनकी भी कहीं ना कहीं से भागीदारी है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है। और चूंकि 8 मौतें हुई थी जिसका जिम्मेदार सीधा सीधा केंद्रीय मंत्री और उनका लड़का जो है वो था, तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो है लगातार जो मांग उठ रही है उसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनाई, उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव बातें आने की संभावनाएं हैं। राजकुमार, पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन आज क्योंकि आंदोलन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है, क्योंकि 11 महीने पूरे होने वाले इस आंदोलन को 26 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरी सर्दी चली गई, मानसून चला गया, गर्मियां चली गई और एक बार फिर सर्दी का आगाज हो चुका है। क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी बात किसानों की? एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे हैं, 3 कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त और सभी उपज के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसको लेके जो इनका विरोध है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। किसानों की जो सोच है वो अपनी सोच को लेके कहते हैं कि हमारे हित में है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको लाया जाए, इसको एक लिखित कानून दिया जाए। तो इसको लेके वो धरना प्रदर्शन करने, कहीं ना कहीं कई बार इनकी बातें भी जो है, बातों के लिए जो है बैठक भी बुलाई गई, लेकिन उसमें कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी तक ये लंबित पड़ा हुआ है। लगातार ये धरना प्रदर्शन का आज 11वां माह चल रहा है, 11 माह बीत चुके हैं। तो ये जो है अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर इस पर सरकार का क्या रवैया रहता है, क्या वो इनकी बात मानती है कि ये धरना किसान ऐसे अनारोध करते रहते हैं, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो खेत से आके धरना प्रदर्शन करे, लेकिन वो लगातार अपनी मांगों को लेके 11 माह से जो है धरना प्रदर्शन पे है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी मांगों को लेके जिस प्रकार से कर रहे हैं प्रदर्शन, वो आने वाले समय में भी आगे बढ़ता रहेगा अगर उनकी मांगों को ना माना गया तो। बिल्कुल राजकुमार, एक और अहम चीज यहाँ पर आ रही है सामने, क्योंकि विपक्षी दल लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और सरकार जो है वो लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष के समर्थन से किसान आंदोलन चल रहा है। तो क्या जिस प्रकार से पहले किसानों ने अपने मंच पर विपक्ष को जगह नहीं दी, आज भी अपने मंच पर विपक्ष को जगह नहीं देगी? आज तो पूरी तरह से किसान पहले भी कह चुके हैं, हम किसी भी राजनीतिक मंच को जो है साझा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं से चोरी चुपके से जो राजनेता वहां पे आ जाते हैं, तो इनको लेके जो है एक ये लोग कमेटी बनाए हैं और आज जो है पूरी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका बीड़ा उठाया है। तो जितने भी किसान के, चाहे वो भानुकुट हो चाहे वो अन्य हो, वो सारे एक साथ होकर जो है इसमें प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें जो है जो विपक्ष की बात है, विपक्ष का एक अलग मुद्दा होता है, क्योंकि राजनीतिक, अगर इसको राजनीतिक पक्ष से ले लिया जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, सब लोग इसमें पहुंच रहे हैं और अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। तो एक तरह से अभी चुनाव भी है उत्तर प्रदेश का, तो इसको लेके एक बड़ा मोर्चा ये लोग लगा रहे हैं, जिसमें ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब की बार जो है 2022 का चुनाव ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं कुछ किरकिरी साबित हो रहा है। बिल्कुल राजकुमार, एक और जानकारी यहाँ पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए संयुक्त किसान मोर्चा नाराजगी जाहिर कर चुका है और अभी तक अगर लखीमपुर खीरी की घटना की मैं बात करती हूँ तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है सरकार के तौर पर जो आरोप लगा था, और 3 किसानों की भी गिरफ्तारी की गई है जिन लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा था। अभी क्या और गिरफ्तारी होगी इस मामले में? क्योंकि देखिए सरकार के पहले, क्योंकि 3 तारीख की घटना है, पूरा महीना बीत चुका है,
अभी तक ये मात्र 4-5 गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में। देखिए, ये जो लखीमपुर खीरी की घटना थी, इसमें विभत्स तरीके से 8 लोगों की मौत हुई थी। इसमें से 4 किसान थे और ये जो है 4 जो है भाजपा के चाहे कार्यकर्ता कह लें चाहे जो कह लें जो भी थे, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी घटना थी। और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो है एक जो कमी रह गई है सरकार की तरफ से कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की जो मांग हो रही है, उसको लेकर अगर वो उनकी मांग पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये धरना भी का एक जो बिंदु है ये जो है समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में भी गिरफ्तारियां बाकी है क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। एक गाड़ी जो स्पीड में आती है किसानों को कुचलती हुई निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होती है कि आखिर किस तरीके से वो गाड़ी कुचल रही है, आखिर वो किसके कहने पे वो गाड़ी चला रहे हैं। इतना ये सारे मुद्दे जो है ये कहीं ना कहीं एक तरफ एक पार्टी को इंगित करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का नाम एकदम सबसे आगे आता है। बिल्कुल। एक और चीज़ है राजकुमार जी यहाँ पर, क्योंकि आज जो किसानों का आंदोलन है, इससे पहले भी किसान लगातार देखिए समझौता हुआ था प्रशासन और किसानों के बीच में, जिसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग रखी गई थी और अजय मिश्रा के इस्तीफे की बात भी उन्होंने कही थी। और बार बार ये मांग की संयुक्त किसान मोर्चा कर भी रहा है कि अगर वो गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हैं तो जो इंसाफ की उम्मीद पीड़ित परिवार को है वो तो नहीं होने वाला। एक लंबी मांग है, सरकार के ऊपर लगातार राजनीतिक दबाव भी है, विपक्ष का दबाव भी है, किसानों का दबाव भी है। क्या सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी? क्योंकि कानून के तहत भी धारा 120B का आरोपी होना एक बड़ा आरोप है और किसी पर यानी कि षड्यंत्र रचने का आरोप उस पर लगता है पूरा, और उसके तहत गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए थी। जी देखिए, साफ बात है अगर कोई शासन में रह के ये सोचे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा और ऐसे में जो है वो सरकार में है, तो सरकार अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो सरकार उनका पक्ष लेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में इनको बर्खास्त किया जाए, सबसे पहले जो मांग है किसानों की, उसके बाद इन पर कार्रवाई होती है तो वो कहीं ना कहीं जायज होगी और उसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो किसान की मांगे हैं कि उनका लड़का पहले से गिरफ्तार है और ऐसे में जो है ये मंत्री भी गिरफ्तार हो, इसको बर्खास्त किया जाए और जब बर्खास्त हो जाएगा तो इसमें जो है इस पर कार्रवाई प्रभावी ढंग से हो पाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जायसवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन आज देशव्यापी आंदोलन किसानों का है, देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि 11 महीने आज किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधी तौर पर फेडरल सिस्टम पर केंद्र सरकार का हमले की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब में आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं और इसी के मद्देनजर ये दखल अंदाजी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह फेडरल सिस्टम पर हमला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब चुनाव पर कंट्रोल करना चाहती है। आपको बता दें कि एक ज्वाइंट पार्टी मीटिंग भी चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह फेडरल सिस्टम पर हमला है। सिद्धू ने कहा है कि केंद्र सरकार के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये एक राजनीतिक कदम है, इसके लिए सरकार ने राज्य से कोई भी सहमति नहीं ली है। सीबीआई और ईडी का भी केंद्र सरकार की ओर से मिसयूज किया जा रहा है। कुलबीर दीवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है पंजाब से। कुलबीर जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का मुद्दा जो है अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। इसको लेकर के जो है विधेयक जो है पारित किया गया है और अब एक तरीके से विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। क्या आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए, इस तरह के मुद्दे पहले भी उठते आए हैं जो पंजाब में केंद्र के खिलाफ माने गए हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा हो या फिर ये BSF का मुद्दा है। इससे पहले कृषि कानूनों को लेकर भी इस तरह का राजनीतिक माहौल जो है वो सभी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ देखने को मिला है।
इस तरह के प्रयास पहले भी किए जाते हैं राज्यों द्वारा, लेकिन ये केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से इस फैसले के साथ आगे बढ़ती है या फिर पीछे कदम खींचती है, क्योंकि इस तरह के निर्णय जो है वो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, लिहाजा एक पूरी समीक्षा के साथ एक पूरे प्रक्रिया के से होकर ये निर्णय जो है वो गुजरते हैं सरकारों के। और जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में फिलहाल ये कहें कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी किए जाने के मुद्दे को लेकर राजनीति जो है वो चरम पर पहुंच रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो खास तौर पर केंद्र सरकार की विरोधी थी वो कल एक मंच पर इकट्ठी होती हैं, वहां पर एक मीटिंग की जाती है और यहाँ वहां पर ये प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है उसको रद्द करने के लिए विधानसभा का एक सेशन, स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाएगा आने वाले 15 से 20 दिनों में। और इसके साथ ही सत्याग्रह जो है वो भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि सत्याग्रह भी जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। और इसके अलावा धरने प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। यानी ये कहें कि बीएसएफ के इस मुद्दे को लेकर अब पंजाब में जो राजनीति है वो और भी उछाल लेगी, क्योंकि इस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा चुकी है सभी विरोधी पार्टियों की तरफ से। और इसमें खास बात ये देखना होगा कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या फिर श्रोमणी अकाली दल है या फिर लोक इंसाफ पार्टी, जितनी भी पार्टियां ने इसमें कल भाग लिया या जो विरोध कर रही हैं, वो चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ या राजनीतिक उपस्थिति वो अपनी दर्ज करवा सकेंगी। तो ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कल जो है वो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग। हालांकि इससे पहले जो बयानबाजी के तौर पर हर पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश की है इस मुद्दे में, लेकिन इसको समझा भी जा सकता है क्योंकि ये विवाद जो या फिर ये मुद्दा जो है अभी ठंडा होने वाला नहीं, ऐसी कोई भी संभावना नहीं बचती, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी हर एक मुद्दे उस मुद्दे को भुनाना चाहती है, हर एक उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है जिस मुद्दे को उठा के उसको लगता है कि जनता का दिल जीता जा सकता है। लेकिन इस पर कितनी सियासती लाभ कितना ले पाएगी राजनीतिक पार्टियां, ये देखना होगा, क्योंकि वो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कृषि कानूनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरने के लिए पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है और वो है बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का। जी बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पर कुलवीर जी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए दायरा बढ़ाने को लेकर के जो सियासत तेज हुई है उसमें फेडरल सिस्टम पर सीधा सीधा हस्तक्षेप का आरोप लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिया कि आगामी समय में चुनाव होने वाले पंजाब में और उस पर अपना आधिपत्य क्योंकि केंद्र सरकार जमाना चाहती है, इसीलिए चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने निर्णय लिया है। देखिए, पंजाब एक ऐसा अकेला राज्य नहीं है जहां पर ये अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि समय समय पर समीक्षा की जाती है और पंजाब जो है वो एक ऐसे शरारती देश के साथ उसकी सीमा लगती है। वो ऐसा एक शरारती देश के साथ लगता हुआ राज्य है जिसका काम ही भारत को डिस्टर्ब करने का है। उसकी मंशा हमेशा रहती है आतंकवाद के जरिए, नशे के जरिए भारत को डिस्टर्ब किया जाए। और पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही इस तरह के प्रयास कर रहा है। और एक सबसे बड़ा रास्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए पंजाब है, क्योंकि पंजाब के जरिए ही पाकिस्तान को भारत में घुसने की कोशिश जो है वो करता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब, चाहे वो सरकार हो, पंजाब पुलिस हो या फिर पंजाब के लोग हों, पाकिस्तान को इस तरह की कोशिशों से मुंह तोड़ जवाब मिलता है और उसकी कोशिशें जो है वो नाकाम रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जो सीमाएं हैं अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों के साथ लगती हुई, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई है। और खासतौर पर पाकिस्तानी देश जैसे शरारती देश के साथ तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो चौकसी है वो और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होती है। और पिछले दिनों से आपने देखा भी कि किस तरह से नशे और हथियारों का एक जखीरे जो है वो पाकिस्तान भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सुरक्षा के लिहाज से लिया गया निर्णय जरूर हो सकता है केंद्र सरकार का, लेकिन पंजाब में जिस तरह से मैंने कहा कि सियासत शुरू हो गई है, लिहाजा
केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के जो हक हैं उन पर या फिर आधे पंजाब पर सीधे तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कल काफी तगड़े हमले जो हैं वो बोले हैं केंद्र सरकार पर और कहा है कि पंजाब के साथ इस तरह की गुस्ताखी, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के हालात में नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर इस तरह की एक कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है कि आधे पंजाब पर कब्जा कर सके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक वार पलटवार का दौर है और ये दौर जो है अभी ये कहें कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता कम से कम तब तक तो ठंडा नहीं होने वाला, बल्कि जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ेगी ये मुद्दा भी और गर्मी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से जुड़े हुए थे। मामला तूल जरूर पकड़ चुका है बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने का, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।